दोस्तों एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। पिछले क्लास का जो आपका होमवर्क था कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना हो सकता है, अधिकतम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना हो सकता है, तो वहां पे ±1%, कितना ±1% फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो सकता है। क्लियर। लेकिन यह है ग्रिड के लिए, ध्यान दीजिएगा, यह है ग्रिड के लिए। और नॉर्मली अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का, वो होगा ±3%। कितना होगा? ±3% नॉर्मल के लिए। लेकिन जब स्पेशली ग्रिड के लिए पूछा जाएगा तो वहां पे ±1% होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एचवी ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? कौन सा इफेक्ट? फेरेंटी इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये इफेक्ट होता क्या है? ये होता कि जब हम वोल्टेज सेंडिंग करते हैं सेंडिंग आर्डर से, ये है रिसीविंग आर्डर, ये रिसीविंग और ये सेंडिंग। जब यहाँ पे V देंगे और यहाँ V+ मिल जाए तो इसी को बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट, यानी कि वोल्टेज का मान बढ़ जाए। तो इसको कम करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा? कैपेसिटर का उपयोग, शंट रिएक्टर का उपयोग, लाइन की लंबाई बढ़ाना, वोल्टेज को कम करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शंट रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। HVAC ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट मुख्य रूप से किस वोल्टेज स्तर पर अधिक होता है? 11 kV, 33 kV, 132 kV, 66 kV। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 132 kV। यानी कि जो कोरोना लॉस होता है ये वोल्टेज के समानुपाती होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा कोरोना लॉस। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HVAC ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट सर्किट करंट को सीमित करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर बैंक, सीरीज रिएक्टर, सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज रेगुलेटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सीरीज रिएक्टर का उपयोग किया जाता है HVAC ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट सर्किट को कम करने के लिए। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। HVAC हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? मल्टी स्टैंडर्ड कंडक्टर का उपयोग, हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग, सिंगल स्टैंडर्ड कंडक्टर का उपयोग, हाई वोल्टेज को घटाना। ऑप्शन नंबर ए सही है, मल्टी स्टैंडर्ड कंडक्टर का उपयोग किया जाता है स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, मेगर, वाट मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है, जबकि ये वैल्यू जो देता है वो मेगा ओम में देता है, यानी कि उच्च रेजिस्टेंस नापने के लिए यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज यूज किया जाता है, एम्पियर मीटर से एम्पियर नोट किया जाता है, जबकि वाट मीटर से एनर्जी यानी कि पावर मेजर किया जाता है। क्लियर। अगर इस वीडियो को आप नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाई वोल्टेज नापने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई मापने के लिए, लो वोल्टेज बढ़ाने के लिए, हाई करंट को लो करंट में बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हाई करंट को लो करंट में बदलकर मेजर करने के लिए। क्योंकि ये जो सीटी है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये मापने का कार्य करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है। साथ में एक पीटी होता है यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को कम करके मेजर करता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्किप मत करिएगा वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी विद्युत उपकरण के अर्थिंग की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है? एम्पियर मीटर,
वोल्ट मीटर, अर्थ टेस्टर, ऑसिलोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थ टेस्टर। क्लियर। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। पावर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस की गणना के लिए किस टेस्ट द्वारा की जाती है? ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मेगा टेस्ट, हिपोक टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस की गणना की जाती है। क्योंकि ये जो कॉपर लॉस है ये लोड पे डिपेंड होता है, क्योंकि WC बराबर होता है I स्क्वायर आर। इस लॉस को वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोड के आधार पर बदलता रहता है। क्लियर। जो कांस्टेंट लॉस होता है, स्थिर हानि होती है, वो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं आयरन लॉस। क्या बोलते हैं? आयरन लॉस। क्लियर। इसका टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट से किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट का प्रकार LG, LL, LLG पता करने के लिए कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है? फॉल्ट एनालाइजर, डिजिटल मल्टीमीटर, वाट मीटर, करंट ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फॉल्ट एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूविंग कॉइल MC मीटर का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के परिपथ में किया जाता है? केवल AC, केवल DC परिपथ में, दोनों AC और DC परिपथ में, उच्च आवृत्ति के साथ परिपथ में। तो MC का यूज ओनली DC परिपथ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग आयरन MI टाइप मीटर का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के परिपथ में किया जाता है? तो MI जो है ये AC और DC दोनों में कार्य करता है। AC और DC दोनों परिपथ में काम करता है MI टाइप मीटर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर स्थिर चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करता है? मूविंग आयरन टाइप मीटर, मूविंग कॉइल टाइप मीटर, डिजिटल मीटर, इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, MC टाइप मीटर, मूविंग कॉइल टाइप मीटर, क्योंकि इसमें ये सिर्फ DC को मेजर करता है और इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। क्लियर। परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। मूविंग कॉइल MC मीटर की तुलना में मूविंग आयरन मीटर की सटीकता कैसे होती है? अधिक सटीक, कम सटीक, समान सटीक? केवल डिजिटल मीटर से तुलना की जा सकती है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है MC मीटर की तुलना में मूविंग आयरन मीटर की सटीकता कैसे होती है? तो ये होती है कम सटीक। MI जो मीटर है इसकी कम सटीक होती है। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है यहाँ पे। देखिए, MC टाइप ओनली DC मेजर करता है और MI टाइप जो है ये AC और DC दोनों मेजर करता है। AC और DC दोनों मेजर करता है। नॉर्मली अभी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC हुआ और फिर इधर आपका MP PGCL हुआ या बिहार PCL हुआ, एनी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी करने में बचेंगे तो उसकी एक्यूरेसी सिलेक्शन होने में कम रहेगा, जबकि टेक्निकल की तैयारी करेंगे तो उसकी चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है हमेशा कोई एक रास्ता चुनिए। तो MC की सटीकता ज़्यादा होती है और MI की कम होती है, क्योंकि यह दोनों पे काम करता है, AC और DC दोनों पर। क्लियर। बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। मूविंग आयरन MI मीटर में मापन सूचकांक स्केल कैसा होता है? MI की बात कर रहा है। MI AC और DC दोनों मेजर करता है। AC और DC दोनों मेजर करता है, इसलिए इसका जो स्केल होता है वो गैर रैखिक यानी कि नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। MC मीटर का स्केल रेंज कैसी होती है? रैखिक, गैर रैखिक, डिजिटल, ग्राफिकल? तो यहाँ पे MC का होगा रैखिक।
ध्यान दीजिएगा, यहां से दो कॉन्सेप्ट क्लियर। एमसी का जो होगा वो रैखिक होगा और जो एमआई का होगा वो नॉन रैखिक होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। एमआई यानी कि मूविंग आयरन मीटर के वोल्ट मीटर में सीरीज में कौन सा तत्व जोड़ा जाता है या क्या जोड़ा जाता है? रेगुलेटर, शंट रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। क्लियर। जब भी हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो सीरीज में हमेशा उच्च मान का रेजिस्टेंस यानी कि मल्टीप्लायर जोड़ा जाएगा। क्लियर। जब भी वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो सीरीज में मल्टीप्लायर यानी कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग कॉइल एमसी एम्पियर मीटर को डीसी में उपयोग करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? शंट रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू इंडक्टर, कैपेसिटर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शंट रेजिस्टेंस। क्लियर। क्योंकि शंट रेजिस्टेंस होता है कम मान का रेजिस्टेंस। क्या? कम मान का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उसी को बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस। देखिए कुछ इस तरीके, मान लीजिए एम्पियर मीटर है तो इसमें शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है जिससे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और ये डीसी पे उपयोग किया जा सकता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। डायनमो टाइप मीटर मुख्य रूप से किस मापन के लिए उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, डायनमो टाइप का रहा है डीसी करंट मापने के लिए, एसी और डीसी दोनों करंट मापने के लिए, केवल वोल्टेज मापने के लिए, केवल फ्रीक्वेंसी मापने के लिए। तो डायनमो टाइप मीटर की बात आएगा तो एसी और डीसी दोनों मेजर करता है। डायनमो टाइप वाट मीटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों मेजर करेगा, डायनमो टाइप का कोई भी यंत्र हो। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। डायनमोमीटर टाइप मीटर में मापन स्केल का रिफ्लेक्शन किस पर निर्भर करता है? करंट पर, वोल्टेज पर, दोनों करंट और वोल्टेज पर, केवल फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग है वो ऑप्शन नंबर सी पे सही है, दोनों करंट और वोल्टेज पर। यानी कि जो टॉर्क होगा रिफ्लेक्शन वो पावर पे डिपेंड करेगा, पी के समानुपाती होगा यानी कि टी समानुपात है वी इंटू आई, दोनों पे निर्भर कर रहा है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। डायनमो टाइप मीटर मापन स्केल का डिफ्लेक्शन किस पर निर्भर करता है? करंट पर, वोल्टेज पर, दोनों करंट और वोल्टेज पर, केवल फ्रीक्वेंसी पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सेम क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका होमवर्क होगा। डायनमोमीटर टाइप मीटर में प्रयुक्त मुख्य टार्क कौन सा होता है? चुंबकीय नियंत्रण, गुरुत्वाकर्षण टार्क, स्प्रिंग नियंत्रण टार्क, विद्युत स्थैतिक टार्क। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और एक एक नंबर इकट्ठा कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।